नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 4 जून, दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में अब होगी 24 घंटे सीएनजी की सप्लाई। पटना में कबाड़ से सज रहा बिहार का गौरवशाली इतिहास। पटना में 65 साल पुरानी लीज संपत्तियों को मिलेगा मालिकाना हक। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड निर्माण, जमीन विवाद से हुआ धीमा। वैभव सूर्यवंशी बने बिहार के असली पीआर एम्बेसडर। तो चलिए बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों के और विस्तार से। पटना में अब होगी 24 घंटे सीएनजी की सप्लाई। पटना में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए फुलवाड़िया शरीफ अब डिपो में जल्द ही 24 घंटे संचालित होने वाला नया सीएनजी स्टेशन शुरू किया जाएगा। यह स्टेशन लगभग 400 बसों को नियमित सीएनजी आपूर्ति प्रदान करेगा, जिससे बसों का संचालन अधिक सुचारू और प्रभावी बनेगा। इस पहल से डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सीएनजी कम प्रदूषण फैलने वाला ईंधन है। इसके अलावा गेल इंडिया अगले सप्ताह फुलवाड़िया शरीफ, नौबादपुर और ट्रांसपोर्ट नगर में 3 नए सीएनजी स्टेशन शुरू करने की तैयारी है। इससे सरकारी, निजी और व्यावसायिक वाहनों को भी लाभ मिलेगा। पटना में कबाड़ से सज रहा बिहार का गौरवशाली इतिहास। पटना मरीन ड्राइव और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक के बीच 15 करोड़ रुपए की लागत से 9 एकड़ में वेस्ट टू वंडर थीम पार्क विकसित किया जा रहा है। इस पार्क में कबाड़ से बिहार की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत और महान विभूतियों की 48 कलाकृतियां बनाई जा रही है। महाबोधि मंदिर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, शेरशाह सूरी का मकबरा, वैशाली स्तंभ समेत कई स्मारकों की प्रतिकृतियां तैयार हो रही है। साथ ही चाणक्य, सम्राट अशोक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दिनकर और दशरथ मांझी जैसी हस्तियों को भी स्थान दिया गया है। 80 से 90% तक काम पूरा हो चुका है और सितंबर 2026 तक पार्क का उद्घाटन का लक्ष्य है। पटना में 65 साल पुरानी लीज संपत्तियों को मिलेगा मालिकाना हक। पटना नगर निगम 1961 से लीज पर आवंटित 2940 संपत्तियों को फ्री होल्ड करने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव पर 9 जून को सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। राजेंद्र नगर, श्री कृष्णापुरी, कंकरबाग, बेउर, लोहानीपुर, ट्रांसपोर्ट नगर और मॉडल लोक की इन संपत्तियों पर वर्षों से अतिक्रमण और अवैध कब्जों की समस्याएं बनी हुई है। फ्री होल्ड नहीं होने से निगम को 300 से 500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। प्रस्ताव लागू होने पर निगम को बड़ा राजस्व मिलेगा, जबकि आवंटियों को मालिकाना हक, भवन निर्माण, बैंक लोन और संपत्तियां हस्तांतरण जैसी सुविधाएं भी मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों को लेट लतीफ पर सरकार का बड़ा एक्शन। बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार अब कर्मचारी और अधिकारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा और बिना इसके वेतन जारी नहीं किया जाएगा। देर से आने या अनुपस्थित रहने पर आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा और अवकाश खत्म होने पर सीधे सैलरी से कटौती होगी। ट्रेजरी तभी भुगतान करेगी जब हाजिरी का प्रमाण उपलब्ध होगा। हर जिले में डीएम को नोडल अधिकारी भी बनाया जाएगा। केवल आपात स्थिति में ही विभाग अध्यक्ष को छूट देने का अधिकार मिलेगा। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में अनुशासन और समय पालन सुनिश्चित करना है। मतदाता सूची सुधार हेतु डाटा एंट्री ऑपरेटरों को मिला प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन पद अधिकारी के कार्यालय के सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पद अधिकारी और निर्वाचक निबंधन पद अधिकारी स्तर के डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची के सत अद्यतन और पुनरीक्षण कार्य का अधिक सटीक, त्रुटि रहित और समयबद्ध बनाना था। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को ईसी नेट और ईआरओ नेट जैसी महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों की जानकारी दी। प्रशिक्षण में मतदाता डेटा प्रबंधन, ऑनलाइन अपडेट प्रक्रिया और तकनीकी सुधार पर विशेष जोर दिया गया। इससे निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता बढ़ने और प्रशासनिक दक्षता सुधारने में मदद मिलेगी। साथ ही भविष्य में त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड निर्माण, जमीन विवाद से हुआ धीमा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की धीमी प्रक्रिया से प्रभावित है। दानापुर स्टेशन के पास रेलवे से जमीन न मिलने से 10 पिलरों का निर्माण रुका हुआ है। मुआवजा वितरण भी धीमा है और मुद्दा एनएचएआई बैठक में उठा। डीएम ने प्रशासनिक सहयोग और मुआवजा शिविर लगाकर तेजी लाने के निर्देश दिए। परियोजना 25 किलोमीटर है, जिसमें 17 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है और लक्ष्य अगस्त 2027 तक है। 389 पिलर में 4 किलोमीटर स्पेन पूरा है। कुल लागत 1989.39 करोड़ रुपए है। 264.04 करोड़ जमीन पर खर्च, 972 रैयतों को 184.03 करोड़ भुगतान। काम अभी जारी है, लेकिन प्रशासन प्रयासरत है।
कबाड़ निस्तारण और खरीद प्रक्रिया होगी अब पूरी तरह ऑनलाइन। एन कॉलेज पटना और एमएसटीसी के बीच अनुपयोगी और कबाड़ सामग्री के ऑनलाइन निस्तारण तथा वस्तुएं व सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत कॉलेज में उपलब्ध स्क्रोब, अप्रचलित सामान, फेरस और नॉन फेरस धातु, लकड़ी, अनुपयोगी वाहन तथा भवन ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री निस्तारण एमएसटीसी के ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। इससे पारदर्शी और डिजिटल तरीके से बिक्री संभव होगी। साथ ही कॉलेज की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद भी एमएसटीसी के ऑनलाइन पोर्टल से की जाएगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और कुशल बनेगी। बाढ़ एसडीपीओ अभिषेक सिंह को मिली बड़ी राहत। बाढ़ के तत्कालीन एसडीपीओ अभिषेक सिंह को बिहार गृह विभाग ने निलंबन मुक्त कर दिया है। मोकामा विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी में कथित लापरवाही और विधि व्यवस्था विफलता के आरोप में उन्हें नवंबर 2025 में निलंबित किया गया था और पुलिस मुख्यालय से संबंध रखा गया था। लंबी विभागीय जांच और समीक्षा के बाद पुलिस मुख्यालय ने उनकी बहाली की अनुशंसा की, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद उनकी निलंबन मुक्ति की अधिसूचना जारी हुई। अब उनके जल्द ही नई पोस्टिंग मिलने की संभावना है, जिससे पुलिस और प्रशासनिक महकमों में चर्चा तेज हो गई है। पटना यूनिवर्सिटी एडीपी कोर्स में एडमिशन शुरू। पटना विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-30 के लिए एईडीपी में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत बीएससी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बीएससी हेल्थ केयर मैनेजमेंट में प्रवेश मिलेगा। इस 4 वर्षीय कोर्स में छात्रों को पढ़ाई के साथ 1 वर्ष की इंटर्नशिप और 10 से 12,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड का लाभ दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और अंतिम तिथि 18 जून 2026 तक है। चयन लिंकेड परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा। योग्यता आईएससी या साइंस स्ट्रीम, गणित सहित पास होना अनिवार्य है। यह कोर्स करियर और कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करेगा। खान सर कोचिंग विवाद पर शिक्षा मंत्री ने दी चेतावनी। पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा मंत्री ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई करते हुए कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों में आपसी प्रतिस्पर्धा और छात्रों को भड़काने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सरकार जल्द ही कोचिंग सेंटरों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने जा रही है, जिससे संचालन के नियम तय होंगे। साथ ही TRE4 आंदोलन में कोचिंग संचालकों की भूमिका की जांच और सरकारी शिक्षकों द्वारा कोचिंग पढ़ाने भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पटना एम्स से नेवा तक नई सड़क से होगा जाम खत्म। पटना में एम्स गोलंबर से जानीपुर होते हुए नेवा तक 10.5 किलोमीटर लंबी और 7.5 किलोमीटर चौड़ी सड़क का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह सड़क NH 139 4 लेन और पटना रिंग रोड से जुड़कर दक्षिण पटना की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगी। लगभग 138 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में एम्स फुलवाड़िया शरीफ और आसपास के क्षेत्रों में जाम की समस्याएं कम होने की उम्मीद है। परियोजना से कई गांवों और इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ मकान और दुकानों पर असर पड़ सकता है और भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास की प्रक्रिया भी शामिल है। पटना में बास घाट पर आधुनिक सौदा गृह शुरू। पटना के बास घाट पर राजधानी का पहला अत्याधुनिक सौदा गृह शुरू हो गया है, जिसका संचालन ईसा आउटरीच करेगी। लगभग 89.40 करोड़ रुपए की लागत से बने इस परिसर का विकास पटना स्मार्ट सिटी के तहत किया गया है। यहाँ एक साथ 10 शवों के अंतिम संस्कार की सुविधा उपलब्ध है। इसमें 4 इलेक्ट्रिक ओवन और 6 आधुनिक वेट क्रीमेशन ओवन लगाए गए हैं, जो कम प्रदूषण फैलाते हैं। परिसर में मोर्चरी, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और अतिरिक्त सामग्री की दुकानें भी हैं। कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे परिजनों को सभी सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। पटना जोन से सीबीएसई रीचेक में मिले 6,000 आवेदन। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों के लिए रीचेक और री एवोल्यूशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश भर से करीब 40,000 और पटना जोन से लगभग 6,000 आवेदन किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून की मध्य रात्रि और केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त की है। प्रक्रिया केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही करनी होगी। आधार सत्यापन से प्रक्रिया सुरक्षित बनाई गई है, जबकि बिना आधार के अभिभावक का उपयोग संभव है। प्रति कॉपी 100 रुपए और प्रति प्रश्न 25 रुपए शुल्क है। भुगतान ऑनलाइन होगा, संशोधन नहीं होगा। अगले 2 दिनों तक लू का अलर्ट। पटना में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा और राजधानी का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पटना में गर्म और शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। लू जैसे हालात बनने की आशंका को देखते हुए लोगों को दोपहर के समय से बाहर निकलने की सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने तथा बारिश की संभावनाएं कम रहने का अनुमान है। पटना हाईकोर्ट को मिली दूसरी मुख्य न्यायाधीश। पटना हाईकोर्ट को अपनी दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रही है। सिक्किम हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी एम राय की नियुक्ति की अधिसूचना केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जारी कर दी है। वह 5 जून 2026 को पटना हाईकोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू 4 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले 22 मई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस राय पटना हाईकोर्ट की दूसरी मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले रेखा एम दोस्ती ने यह पद संभाला था। वैभव सूर्यवंशी बने बिहार के असली पीआर एम्बेसडर। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन से पहचान बना चुके युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए प्रसिद्ध स्पोर्ट्स एंकर रिद्धिमा पाठक ने उन्हें बिहार का असली पीआर एम्बेसडर बताया है। एक वायरल वीडियो में रिद्धिमा ने कहा कि पहले कई युवा खुद को बिहारी बताने से झिझकते थे, लेकिन वैभव की सफलता ने राज्य के युवाओं में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का भी जिक्र किया। रिद्धिमा के अनुसार वैभव केवल क्रिकेटर स्टार ही नहीं बल्कि बिहार की नई पहचान, प्रतिभा और आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके बयान का व्यापक समर्थन मिल रहा है। पटना के समर कैंप में बच्चों को मिल रहा है नया अनुभव। पटना में गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जहां उन्हें खेल खेल में नई कलाएं और तकनीकें सिखाई जा रही है। बिहार संग्रहालय के समर कैंप में बच्चे टेराकोटा कला, कहानी लेखन, मुखौटा निर्माण, चित्रकला, संगीत, नृत्य और अन्य रचनात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रतिभागियों को संग्रहालय भ्रमण के साथ कलाकृतियों की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं किलकारी और अन्य संस्थानों के कैंपों में बच्चों को 40 से अधिक विधाओं जिनमें एआई, लेखन, कला और अभिनय शामिल से परिचित कराया जा रहा है, जिससे उनका विकास हो सके। एनएमसीएच इमरजेंसी में आयुष्मान योजना की खुली पोल। पटना सिटी के एनएमसीएच में आयुष्मान भारत योजना का लाभ कई मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इमरजेंसी में भर्ती मरीजों को योजना के तहत कैशलेस इलाज नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें सीटी स्कैन, एमआरआई, दवाई और अन्य जरूरी सामान बाहर से खरीदने पड़ रहा है। मरीजों और परिजनों का आरोप है कि लाभ लेने की प्रक्रिया जटिल है और अस्पताल कर्मियों की रुचि भी कम है। कुछ पात्र लोगों के कार्ड आधार से लिंक नहीं है या बने ही नहीं है। शिकायत मिलने पर अधीक्षक डॉक्टर रश्मि प्रसाद ने आयुष्मान मित्र को निर्देश देकर लाभार्थी की पहचान और सहायता सुनिश्चित करने को कहा है। मॉनसून सत्र से पहले बजट पर सरकार की सख्त नीति। बिहार सरकार ने मॉनसून सत्र से पहले वित्तीय अनुशासन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को 19 जून तक अनुपूरक बजट प्रस्ताव भेजने का अल्टीमेट दिया है और साफ किया है कि तय समय के बाद प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे। अब जितनी राशि विभाग सरेंडर करेंगे उतनी ही राशि नए मदों में मिलेगी। नई योजनाओं पर सख्त नियंत्रण रहेगा और बिना ठोस कारण किसी भी फंड की मांग नहीं मानी जाएगी। नए मदों में केवल 1000 रुपए का टोकन प्रावधान होगा। केवल वेतन, पेंशन, कोर्ट आदेश और स्वीकृति योजनाओं की ही छूट मिलेगी। सरकार इसे वित्तीय अनुशासन और राजनीतिक संदेह के तौर पर देख रही है। बिहार डीपीएड छात्र को मिला सुनहरा अवसर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीपीएड 2026 परीक्षा के डमी प्रवेश पत्र जारी किया है। 2025-27 प्रथम वर्ष और 2024-26 द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु 3 से 5 जून 2026 तक ऑनलाइन त्रुटि सुधार कर सकते हैं। नाम, माता पिता के नाम की वर्तनी, लिंग, धर्म, दिव्यांग श्रेणी, फोटो व हस्ताक्षर में सुधार संभव है। सुधार संस्थान प्राचार्य के माध्यम से पोर्टल पर होगा। निर्धारित अवधि के बाद सुधार नहीं होगा। नाम या माता पिता के नाम का पुनः परिवर्तन मान्य नहीं होगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के बाद कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दीघा में मकानों के नियमितीकरण की मांग हुई तेज। दीघा कृषि भूमि आवास बचाव संघर्ष समिति ट्रस्ट के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया के नेतृत्व में नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने दीघा क्षेत्र की लगभग 1024.52 एकड़ भूमि पर बने मकानों के शीघ्र नियमितीकरण की मांग की। साथ ही प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज करने का आग्रह भी किया। मंत्री ने उनकी बात गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा और विभाग स्तर पर समाधान की दिशा में काम चल रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद जताई। इसमें कई स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल थे। प्रशांत किशोर की बिहार राजनीति पर उठे गंभीर सवाल।
वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने जन स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर की बिहार में सक्रिय राजनीति पर सवाल उठाया है। उन्होंने पीके की तुलना पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी से करते हुए कहा कि दोनों की राजनीतिक समझ और रणनीति में समानता दिखती है। लेख में कहा गया कि स्वामी भी बिहार में सक्रिय होकर सफलता नहीं पा सके और बाद में राष्ट्रीय मुद्दे पर केंद्रित हो गए। सुरेंद्र किशोर के अनुसार प्रशांत किशोर बिहार की सामाजिक राजनीतिक संरचना को पूरी तरह नहीं समझते हैं, इसलिए उनका समय यहाँ व्यर्थ हो रहा। उन्होंने पीके को राष्ट्रीय मुद्दे पर ध्यान देने की सलाह दी है। दानापुर में सांप के डसने से 2 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। पटना के दानापुर क्षेत्र के सरारी गांव में एक ही परिवार में 2 दिनों के भीतर सांप के डसने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहले सोमवार को मुन्ना महतो को सांप ने काटा, इलाज के बावजूद उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन मंगलवार को उनकी 12 वर्षीय भतीजी आरती कुमारी को घर में झाड़ू लगाते समय सांप ने काट लिया। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। लगातार इन घटनाओं से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर 100 परिजनों को सौंप दिया, जबकि वन विभाग ने सांप को पकड़ लिया है। बिहार में भूमाफियों पर बड़ा एक्शन, 8 अधिकारी हुए सस्पेंड। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भू माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सख्त रुख अपनाते हुए 8 अंचल और राजस्व अधिकारी को निलंबित किया, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की है। इनमें कई वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल है। पिछले 1 सप्ताह में कुल 23 अधिकारी पर जांच, चार्जशीट और वेतन वृद्धि रोकने जैसे कदम उठाए गए हैं। मंत्री ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पेंडिंग फाइलों की निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें रोजाना कैंप मोड में काम और डीएम द्वारा क्रॉस चेकिंग के आदेश दिया गया है। पटना नगर निगम शिविर में जनता ने उठाई समस्याएं। पटना नगर निगम के 6 अंचलों में लगे सहयोग शिविर में नागरिकों ने बिजली, पानी, सड़क और नाला से जुड़ी गंभीर समस्याएं उठाई। लोगों ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर अधिकारी वेतन न मिलने की बात कहकर टाल देते। कई जगह नाले ओवरफ्लो होने से गंदे पानी सड़कों और घरों में भर गया है, जिससे आवागमन और जीवन मुश्किल हो गया है। चैम्बर टूटे और कई वर्षों से मरम्मत नहीं हुई है। वृद्धा पेंशन और राशन कार्ड जैसी योजनाएं में भी लोगों की परेशानी हो रही है। कुल 282 आवेदन आए, जिनमें 18 मौके पर ही निवारण हुआ, बाकी अभी लंबित रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, मोहित राज, पिंकी गुप्ता, जोली सिंह और रंजन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय करनी चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए रिपोर्ट पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।